दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ अमित सेठ और प्रकाश काबा जी पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। मार्केट फंडामेंटल पर पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट से बात होगी। इसके अलावा ईडलवाइज के प्रेसिडेंट अजय शर्मा से हुई खास बातचीत के कुछ अंश भी आपको सुनाएंगे। साथ ही मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान से करेंगे बातचीत। इससे पहले एक नज़र डालते हैं थोड़ी सी मार्केट पर। निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे, 55 पॉइंट नीचे इस समय। मिड कैप इंडेक्स करीब 150 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी करीब 60 पॉइंट नीचे और एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक ठाक है, अराउंड 1.5:1 का आपको एडवांस डिक्लाइन दिखाई देगा। स्टॉक्स की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें आपको काफ़ी स्टॉक्स दिखाई देंगे जहाँ पर प्रेशर है इस समय। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट और आईटीसी। और अगर आप गेनर्स की बात करें तो उसमें बीपीसीएल सबसे ऊपर है, करीब 0.25% ऊपर। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और बजाज फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय तेज़ी दिखाई देगी। एफएनओ स्टॉक्स की जहाँ तक बात की जाए उसमें एबट करीब 0.5% ऊपर है। मेट्रोपोलिस करीब 4% ऊपर। सोना बीएलडब्ल्यू, एल्केम लैब्स करीब 2% ऊपर। और अगर एफएनओ लूजर्स की बात की जाए तो पेज इंडस्ट्रीज़ करीब 4.5% नीचे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी 3% नीचे। मैक्रोटेक, रैमको सीमेंट, कल्याण ज्वेलर्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। इंडियन होटल्स जहाँ पर इस समय आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। आशीष? बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है मामला भारतीय बाजारों का। कल भी जाते जाते दबाव थोड़ा सा बड़ा था और आज भी अब इस समय कमजोरी तूल पकड़ती हुई 1/4% दबाव। 800 के लेवल से कल ठंडे पड़े थे, 750 के लेवल से आज मामला गड़बड़ाता हुआ। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईटीसी, कोई भारतीय एयरटेल। आईटीसी और भारतीय के तो नंबर्स से पहले वीकनेस है। ये हैवी वेट्स हैं जो इस समय दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक कल सपोर्टिव था, आज वही सबसे ज्यादा दिक्कत करता हुआ। लेकिन एक्सपर्ट्स कौन से स्टॉक्स चुन रहे हैं 10 की दमदार ट्रेड्स में, सब के सब आपको एक साथ स्क्रीन पे नजर आएंगे। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। कल मुझे बताया जा रहा है एल्केम लैब्स दिए थे ये 9 बजे सुबह, टारगेट हिट हो चुका है। थैंक यू इस बढ़िया ट्रेड के लिए सचिन। लेकिन इस समय मूड कैसा और प्रिफर्ड पिक्स कौन से है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, जिसकी वजह से एक रेंज नजर आ रही है। हो सकता है कि 23,480 के आसपास का एक स्विंग बने। एंड ऑन द हायर साइड 23,720, 740 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर वेटेज आपको शॉर्ट्स पे देना चाहिए। यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑन द शॉर्ट साइड होगी एसबीआई लाइफ पे। जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन बनी थी रेंज में पिछले 3 दिनों से लगातार अपने 200 डे एक्सपेंशन एवरेज के आसपास, थोड़े से एग्जॉशन के साइंस आ रहे थे एंड एक फ्रेश बिल्टअप है ऑन द शॉर्ट साइड। तो मुझे लग रहा है स्टॉक वापस एक बार 1400 के आसपास स्विंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंडेशन दी है, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1485 पे लगाना है और क्लोजिंग बेसिस पहला टारगेट होगा अराउंड 1400 का। एंड अगर मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस एक्सटेंड हो जाती है तो 1360 के आसपास का भी स्विंग बन सकता है। यहाँ पर आईआरसीटीसी मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सुबह से अगर हम डेटा देखें तो थोड़े से लॉन्ग एडिशंस यहाँ पर हुए हैं एंड यहाँ पर भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिकॉन्कर करने का प्रयास हो रहा है, जो लगभग अराउंड 800 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक कंडीशनल बायस ऑन द पॉजिटिव साइड रखना चाहिए। 800 का लेवल अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी अच्छी तेजी बन सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस्ड है इंट्राडे के लिहाज से 840 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की मैं सलाह दूंगा। 780 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट सचिन की तरफ से ये इस समय क्योंकि ट्रेड्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आपने क्या पिक किया इस समय? सर मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है PEL, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। ट्रेड कर रहा है 1071 पर, 1060 का स्टॉप लगा चले और लगता है 1100 का टारगेट होना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है सोना कॉम्स। यस, 527 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 520 पर, 7 रुपीज स्टॉप लॉस, टारगेट 540 सोना कॉम्स। दोनों बाय साइड के आइडियाज आते हुए गाबा सर की तरफ से। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके प्रिफर्ड आइडियाज निर्मल बंग में सबसे ज्यादा बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज कहाँ बैठ रहे हैं? समीकरण कहाँ अच्छे लग रहे हैं?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखो, आज ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा साइडवाइज भी दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है स्टॉक में अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम है। हमें हमें लग रहा है कि आरती इंडस्ट्री यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट के साथ चलते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 498 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आरती इंडस्ट्री में आते हुए देखने मिल सकते हैं। आज के डे लो के स्टॉप लॉस से ही जाना है, 466 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इस काउंटर को। और ओवरऑल अगर सेटअप देखो तो लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिख रहा था, और आज वो कंफर्म भी हो चुका है। 472 के ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं कर रहा था, आज उसने उसको भी ब्रेक कर लिया। तो मुझे लगता है 498 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्री को बाय करना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में जो डेली चार्ट पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका एक ब्रेकआउट देखने मिला है, और जो डायरेक्शन इंडेक्स है वो भी यहाँ पे एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा। टारगेट जो ऊपर के निकल के आ रहे हैं वो 540 के आसपास के टारगेट यहाँ पे चंबल में देखने मिल सकते हैं। नीचे में 517 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज इंट्राडे बेस पे भी बना चुका है, तो 517 के स्टॉप लॉस से चंबल फर्टिलाइजर को बाय करना है। 540 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी बताइए इस समय की आपकी दो पिक्स। जी अतुल जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। यहाँ पे एक बॉटम रिवर्सल नजर आ रहा है। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया है, और एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो इसे बाय करें। 1859 का प्राइस है। टारगेट्स हमारे रहेंगे 1900, 1920 के। स्टॉप लॉस रहेगा 1830 का। मेरा सेकंड पिक इस समय रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज। ये भी एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक बेस बना के बाहर आ रहा है। प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस है। कपल ऑफ डेज पहले यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे, और स्टॉक 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3633 का इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 3700 एंड 3730 के। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3580 का। ओके अच्छा देखिए मुझसे ना बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप स्विगी की मैनेजमेंट से इतना ही गुस्सा हैं तो आप उनको बुलाते क्यों नहीं और उनसे बात क्यों नहीं करते। तो मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि हमने तो बुलाया था स्विगी की मैनेजमेंट को, लेकिन शायद वो हमारी कमेंट्री से खुश नहीं थे या चाहते थे कि हम सॉफ्ट क्वेश्चन पूछे जो हम करेंगे नहीं, तो इसके लिए शायद वो हमसे नहीं बात करना चाहते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं बात करना चाहते हैं हमसे, ना बात करें, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो जो रिटेल के लिए बात होती है वही उठाएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी मैनेजमेंट को खुश करना है इसके लिए हम कुछ सॉफ्ट क्वेश्चन पूछ के एक सॉफ्ट सा इंटरव्यू कर देंगे। वो हम करते नहीं है CNBC आवाज़ पर, और ना ही आगे करेंगे। तो मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि हमने बुलाया था, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो उनके डिसीजन के अपने रीज़न हो सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए, वो उनकी मर्ज़ी है। बाकी इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा ये रिकॉर्ड पे रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखिए सॉफ्ट इंटरव्यू नहीं करेंगे। हम अगर वो आते तो हम टफ सवाल पूछते हैं, जो हमारी कमेंट्री थे उसी तरीके के सवाल पूछते हैं। बिल्कुल ठीक। कल शाम को कैबिनेट की बैठक, भाई दिल्ली इलेक्शन से मेरे ख्याल से वीकली वेडनेसडे वाली बैठक हुई नहीं होगी। अब वो इलेक्शंस खत्म हो गए हैं तो कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। देखते हैं, लक्ष्मण बताएंगे सबसे पहले क्या होने वाला है। वे IRCTC से याद आया, सचिन की प्रेफर्ड पिक है। क्या हुआ भैया, जा रहे हो नहीं जा रहे हो आप प्रयागराज? जी आशीष जी, प्लानिंग स्टेजेस में है। मोस्ट प्रोबेबली अगर फिक्स हो जाता है तो 18-19 के आसपास का प्लान। जल्दी डिसाइड करो, अभी तक प्लानिंग चल रही एमटी तोड़वानी पड़ जाएगी। एयर किराया देख के ऐसा लग रहा है मुझे। यार थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं प्राइसेस, तो आई थिंक थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से कूल ऑफ हुए, लेकिन इतने नहीं। अभी भी थोड़ा आउट ऑफ रीच ही है, लेकिन थोड़े से तो कूल ऑफ हुए हैं। बिल्कुल। गाबा सर को भी लेते जाना। गाबा सर नहीं जा रहे क्या? अभी आप बोल रहे हैं तो मेरा कोई साथ में चलेगा तो पक्का चला जाऊंगा। अकेले जाने में मजा नहीं आता। मेरा भाई अभी तो उधर ही किधर है। उधर ही किधर है मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा क्या? कब पहुंचेगा फोन मुझे करो पता ना। नहीं। नहीं गावा सर अकेले जाना भी नहीं प्लीज़, बहुत भीड़ है, साथ में कोई ना कोई तो होना चाहिए कंफर्ट के लिए। तो बोर हो जाता है। बिल्कुल। चलिए खैर अभी काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और वैसे खैर ये बहुत शानदार उत्सव रहा है आई थिंक। और ये कल हमने लोग विद इन फैमिली भी हिम्मत कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां पे, और सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे जा रहे हैं वहां से। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं ना एक इवेंट पे जाने की तैयारी कर रहा था। तो वो मतलब इंडिया से बाहर है वो इवेंट, मैं उसकी तैयारी कर रहा था एक वो उसमें ना जब टिकट्स बुक कर रहा था तो बहुत महंगी पड़ रही थी। तो मैंने कहा कि यार ये नॉर्मली इस सेक्टर की टिकटें महंगी नहीं होती हैं। तो मैंने रीज़न पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो कुंभ की वजह से महंगी है, वहाँ से सब यहाँ आ रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये मतलब सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से भी हर जगह से लोग आ रहे हैं। दिलीप सर कह रहे थे मैं ले चलूंगा सबको। दिलीप सर अपन कब चल रहे हैं?
हेलो। दिलीप सर, अपन लोग प्रयागराज कब ले जा रहे हो हम लोग को आप? आई थिंक इट्स अ गुड वन। आई थिंक मैं नहीं गया इस बार, लेकिन मैं 2 बार पहले जा चुका हूँ यहाँ पर। नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर, दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिक ओकेजन्स। लेकिन वातावरण वहां पर बहुत ही एकदम वेरी स्पिरिचुअल विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। आई थिंक वन कैन सी दैट, एंड whoever we have met, they also feel the same, that it has been done very well और बहुत अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज किया है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट को फुल क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पूरा मैनेज किया है। बिल्कुल। चलिए दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? पिछले बजट के बाद से हमने एक रैली देखी है मार्केट में। क्या ये रैली सस्टेनेबल है या ये वापस वही होगा कि एक काउंटर ट्रेंड रैली और फिर फेल हो जाएगी? आपका क्या व्यू है अब? अनुज जी, मुझे लगता है कि शायद ओवरऑल नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स मे बी हम ये समझ के चल सकते हैं कि मार्च एंड तक मार्केट शायद ये वोलेटाइल जोन में ही रहेगा। स्टेबिलिटी शायद नहीं रहेगी मार्केट में। और जब तक ये 2-3 चीज अभी तो आवर रिजल्ट्स मोर और लेस आर डन विद और एकदम एक मिक्स्ड बैग है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि यहाँ के मैनेजमेंट कमेंट्री जो आए हैं वो कोई एकदम कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है कि 4th क्वार्टर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो एक बात को ध्यान जरूर रखना चाहिए। आई थिंक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी ऑल नो, रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जब तक वहां पर क्लैरिटी नहीं आती है, वो एक अनसर्टेनिटी जो रहती है वो मार्केट के लिए मार्केट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है सबको, और जिस तरह से एफआईएस बेच भी रही है और रूपी भी जिस तरह से बिहेव कर रहा है, लगता है कि शायद नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स में यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन। लेकिन वोलेटिलिटी बहुत रहेगी और ये मार्केट अभी एक पिक एंड चूज मार्केट हो गया, बिकॉज ओवरऑल जो स्लो डाउन जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से निफ्टी ईपीएस ग्रोथ आल्सो विल बी वेरी म्यूटेड। अगले 3-5 महीने में अपॉर्चुनिटी मिलेगी खरीदने के लिए। इसका मतलब आसान शब्दों में दिलीप सर, बाजार गिरेगा यहां से, ऐसा? सॉरी, मैंने बोला 3-4, इफ आई से 3-5 मंथ्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ 3 to 5 वीक्स अप टू द एंड ऑफ मार्च, मैंने वो बताया। तो यहां से और गिरेगा बाजार, ऐसा? हाँ, इसमें वॉलेटाइल रहेगा, साइडवेज घूम सकता है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी करेक्शन भी आ सकती है। लेकिन यहां से करंट अवे राइज आ जाए तो आई विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। गिरावट आई, चलिए माना 3-5 हफ्ते में गिरावट आई, मार्च एंड तक बाजार थोड़ा सा करेक्ट कर गया वॉलेटिलिटी में। क्या खरीदोगे दिलीप सर, या क्या खरीदने, क्या नजर में रख रहे हो आप कहां पे अपॉर्चुनिटी तलाशोगे जब गिरेगा? मुझे लगता है कि ओवरऑल एक कहां तक जाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन some of the select stocks like Larsen & Toubro looks pretty good and interesting. I'm talking about the front line first. Divi's Laboratory काफी ठीक लग रहा है कि उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में शायद HCL Tech also looks pretty good and interesting. Tech Mahindra looks pretty good and interesting. और एक डिफेंस सेक्टर ऐसा है जहां पर जिस तरह से जो डिफेंस सेक्रेटरी ने आके जो आश्वासन दिया है कि इस बार सबके ऑर्डर बुक्स बहुत फुल रहेंगे, which will give them visibility over next 3 to 5 years. तो आई थिंक डिफेंस सेक्टर जरूर एक देखने जैसा बनता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना चाहिए कि ओवरऑल डिफेंस में आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल जरूर देखना चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेच्ड है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के, इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरीज। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, बट अदरवाइज दिस सेक्टर आल्सो लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ओके, स्पेशलिटी केमिकल्स में अब आपका क्या व्यू होगा दिलीप जी? क्योंकि हमने अच्छी खासी रैली देखी है पिछले 2 हफ्ते में और अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी चाइना फैक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। आपका व्यू? बिल्कुल, आई थिंक चाइना विल डेफिनेटली कास्ट इट्स शैडो, और काफी लोग यही मानते हैं कि शायद इंडिया को ये चाइना फैक्टर के लिए बहुत बेनिफिट होगा, स्पेशली ग्लोबल ट्रेड में, स्पेशली एक्सपोर्ट्स में। ये जरूर मान सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है, सपोज कल उठ के मिस्टर ट्रम्प डिसाइड समथिंग ऑन चाइना, तो उसमें क्लैरिटी आएगी। लेकिन इंडिया की तरफ जो उनका रुख है, जो अप्रोच रहेगा,
वो शायद आफ्टर मोदी जी आफ्टर ही मीट्स हिम ऑन 12th or 13th will come to know, and I'm sure that Modi ji being what he is, he can really do a very good job of it. But overall, I think some of this uncertainty will continue to remain, whether it is China factor or Trump factor. हाँ, ये अनसर्टेनिटी तो अभी लिंगर ऑन करेगी, यही कंसर्न है। अच्छा दिलीप सर, जो आपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बोले जो गिरावट में आप खरीदना चाहोगे, उसमें कहीं कंजम्पशन का तड़का नहीं दिख रहा, क्योंकि जब से बजट आया सब कह रहे थे केपेक्स से कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हो गया भाई मामला। आप वैसे कैसे रीड करते हो, केपेक्स से कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हुआ है या केपेक्स और कंजम्पशन में एक बढ़िया समन्वय, बढ़िया बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, और कंजम्पशन क्यों आपकी थीम में नहीं है? सॉरी, मैंने जो बोला उसमें कंज्यूमर स्टेपल्स नहीं आते हैं, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको हम कहते हैं कि वेदर इट इज ऑटोमोबाइल्स, वेदर इट इज 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, व्हाइट गुड सेगमेंट, आई थिंक ये सेगमेंट में सबसे पहले देखने को मिलेगा जो अपटर्न, जो ऑप्टिक जो हम सोच रहे हैं, इसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा, जिस तरह से आई थिंक द गवर्नमेंट हैज डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब of giving 1 lakh crore in the hands of the middle and higher middle class people. तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स में देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही शायद इवन क्रेडिट ग्रोथ आल्सो, बिकॉज नॉर्मली व्हेन यू बाय दिस ऑन अ लेवरेज, तो ये दोनों को शायद बेनिफिट हो सकता है। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जरूर देखना चाहिए, जैसे वोल्टास हमको लगता है काफी ठीक लग रहा है, मुझे लगता है सिम्फनी जिसने रिजल्ट्स दिए कुछ खास नहीं दिए, लेकिन फिर भी सिम्फनी को भी देखना चाहिए। ब्लू स्टार लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग, एंड आई विल आल्सो से समथिंग लाइक व्हर्लपूल आल्सो लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चाहे एक्सचेंजेस हो, ब्रोकरेजेस हो, एएमसीज, पिछले साल बड़ा पैसा बना के दिया था इन्होंने। इस साल क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पर, और कईयों में तो आई भी है, और क्या अगर आई तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, या यहाँ पर अब थोड़ा दूरी बना के रखें? नहीं, अपने ये सेक्टर एक, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इन नेक्स्ट ओवर द इयर्स एएमसी इज लाइक इसमें विजिबिलिटी काफी अच्छी है, उसमें इट्स लाइक एन एन्युटी इनकम कमिंग एवरी ईयर टू द एएमसीज, और जिसका ग्रोथ भी रहेगा, और जिस विजिबिलिटी भी काफी अच्छी रहेगी। दे आर एक्सपेंसिव आल्सो, सो आई थिंक दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो टू बिल्ड अप द डिफेंस इन योर पोर्टफोलियो। और ब्रोकरेजेस फर्म शायद maybe in the short run because volumes have collapsed, तो थोड़ा बहुत उसमें फर्क आएगा, लेकिन on a longer term basis brokerages also will continue to do pretty well, and I think उसमें भी 3-4 जो front line है, they will attract the attention of the investors because it will give a steady good growth in terms of its income and profits. दिलीप सर, अभी कंजम्पशन में बोलते बोलते आप वर्लपूल बोले, जो प्रमोटर है उनको तो हिंदुस्तान बड़ा महंगा लगता है, वो तो खुद ही कह रहे हैं अपना माल बेच जाएंगे। आशीष जी, गुड क्वेश्चन। ये बात सिर्फ वर्लपूल का नहीं है, अगर हम देखें कितने सारे प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक बेचे हुए, इट्स नॉट जस्ट वर्लपूल, इंडिया के कितने सारे प्रमोटर्स ने रिकॉर्ड एनकैशमेंट किया है, और यहाँ पर ऐसा हो गया है कि कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स हैव बिकम मोर बुलिश देन द प्रमोटर्स देमसेल्व्स, वो एक जरूर रहेगा वो बात। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है if one has to see beyond that, I think as a company it manufactures some very quality goods, a very well managed company, cash flows भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के, और ये जो अभी बूस्ट मिला है, I think and prices are also corrected significantly from the level of 2200 के आसपास से जो हाई मारे थे उन्होंने, तो मुझे लगता है this offers a very good opportunity for the investor to invest in a blue chip on a long term basis. ओके, अच्छा मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, जोमेटो या स्विगी बाय करेंगे क्या आप इन लेवल्स पर? I think both look pretty good, but मुझे सिर्फ यही कहना है कि इनको रनवे फॉर द ग्रोथ इज वेरी गुड, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रोथ के साथ अभी काफी अदर प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे जियो है, वो आ रहे हैं, एंड दे आर विद डीप पॉकेट्स। और हमने देखा है कि जब भी कोई नया प्लेयर आता है, वेरी फॉर्मिडेबल न्यू प्लेयर्स, इसमें से भी 1-2 लोग जो नए आ रहे हैं, दे आर प्लेयर्स विद डीप पॉकेट्स। सो क्या होगा कि इन लोग कंपटीशन को, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन विल गो अप, and they also can take losses well in their strides,
तो मुझे लगता है मार्केट विल ग्रो, लेकिन ये शायद ये सेक्टर एक will remain under cloud. I don't think there will be a great runaway rise, though I think Zomato and Swiggy both on a longer term basis will look good, but may not give any great returns. परफेक्ट दिलीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, Always a बहुत pleasure. बढ़िया मार्केट्स पे व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक तड़का जोड़ने के लिए। अच्छा, अब बात आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा का मानना है कि सरकार ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स राहत के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस दिया है। अब आरबीआई की बारी है। उनका मानना है कि अगर आरबीआई ने सस्ते कर्ज का तोहफा दिया तो सेंटिमेंट सुधरेंगे और प्राइवेट केपेक्स बढ़ेगा। सुनिए। क्रेडिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10.4 था, नॉमिनल जीडीपी से कम। भारत की इकोनॉमी के लिए ये कम है। वी नीड एटलीस्ट कि अगर जीडीपी 12 है तो 1.5 टाइम्स हमारा क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए। सो वहाँ थोड़ी कमी है। मुझे लग रहा है अगले 18-24 महीने में उसकी भी ज़रूरत है, तो प्राइवेट केपेक्स भी टेक ऑफ करेगा। तो क्या आरबीआई उसमें हेल्प कर सकता है अब जब पॉलिसी? एग्जैक्टली, यहाँ पर आरबीआई की ही ज़रूरत है। यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में ये चीज़ नहीं कर सकती। यहाँ आरबीआई को अपनी पहल करनी पड़ेगी कि अब आप क्रेडिट बढ़ाइए। कुछ तो उन्होंने हिंट दिए भी हैं मंडे को जो उन्होंने किया था लिक्विडिटी वाले मेजर्स में। देखिए, इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। इन शॉर्ट, एज एन एफआईआई क्रेडिट ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है भारत को। अब देखिए, अगर कंजम्पशन का इंजन चलना शुरू हो जाता है, तो आज मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे दिख रहा है कंजम्पशन मेरा बढ़ने वाला है, यहाँ पर स्टिमुलस आया है, तो मैं नए कारखाने लगाऊंगा। कारखाने लगाने के लिए मुझे बैंक से लोन चाहिए। सो एवरीथिंग देन वो एक अच्छी सी वर्चुअस साइकिल शुरू हो सकती है। तो विशेष साइकिल से वर्चुअस साइकिल में बहुत ज़रूरी है। शर्मा साहब ने अपने इस इंटरव्यू में निवेश का गुड टू ग्रेट और ग्रेट टू गुड फॉर्मूला भी बताया। एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समझाया कि बाजार की डायनेमिक्स पर निवेशकों को हमेशा क्यों नजर रखनी चाहिए। उनका मानना है कि एशियन पेंट्स की आगे की राह मुश्किल भरी रह सकती है। अब बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब एशियन पेंट्स एज अ बिजनेस ग्रेट है या नहीं है। वैल्यूएशन तो दूसरी बात है। चलिए, तो देखिए, 2 साल पहले फरवरी 2023 में बिरला जी ने अनाउंस किया था कि वो 10,000 करोड़ रुपया डालने वाले। बड़ी जो कंपटीशन आई थी, हाँ, उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया था। हाँ। तब मार्केट की थिंकिंग क्या थी कि आज तक पेंट्स को कोई नहीं हिला पाया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी थीसिस, जिसका मेरी चर्चा भी हुई थी आपके शायद 2 साल पहले एक वीडियो में, हमारी थीसिस बहुत सिंपल थी। 20,000 करोड़ की फैक्ट्रियां लगी हुई है पेंट में बिफोर बिरला जीज एंट्री। 20,000 करोड़ का आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखिए। 11,000 करोड़ एशियन पेंट का था, ठीक है। अगर बड़ी झील है, एशियन पेंट एक वेल मछली थी, बर्जर पेंट एक समझ लीजिए आप शार्क थी, एक्सो नोबेल एंड सो ऑन 3-4 डॉल्फिन्स थी। 30 साल तक कोऑपरेटिव ओलिगोपोली थी। एशियन पेंट जो करते थे 24 घंटे बाद, पहली बार हुआ है एक बड़ी कंपनी आती है, सीधा 10,000 करोड़ लगाती है, 6 फैक्ट्रियां लगाती है, 155 डिपो लगाती है। सप्लाई आपने 50% बढ़ा दी, डिमांड आपकी 10 से 12% ही बढ़ने वाली है। करेक्ट, समथिंग विल गिव इन। इसी थीसिस पे हमने कहा कि एशियन पेंट कंपनी अच्छी ही रहेगी, वो फिर भी राजा रहेंगे, लेकिन 42% जो उनका मार्केट शेयर है, अगर उनको 42% मार्केट शेयर रखना है, प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। जैसे हमारे मित्र हैं तेजस, उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे को एग्जांपल दिया था। जमीन होती है आपकी मार्केट शेयर कंज्यूमर में, फसल होती है आपकी मार्जिन। जमीन अगर मैंने आपकी हड़प कर ली अनुज जी, आप फसल नहीं उगा पाएंगे। कंज्यूमर कंपनी को जमीन रोक के रखनी पड़ती। मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, मेरी मार्जिन चली जाएगी, फसल चली जाए। अगर एशियन पेंट को मार्केट शेयर रखना है, मार्जिन का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये स्निपेट सुन के उस इंटरव्यू के आई एम श्योर आप भी इंतजार नहीं कर पा रहे होगे। पूरा इंटरेक्शन देखिए आप 12:57 पे आज दोपहर में अजय शर्मा प्रेसिडेंट एडलवाइस के साथ। और अब हमारे साथ बाजार पे चर्चा करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान साहब जुड़ते हुए। अरे यार, वो बीच में तो चश्मों के चर्चे थे, आप एकदम वापस प्लेन चश्मे पे आ गए, क्या हो गया? नहीं, अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी बोल्ड चश्मे बाजू में रखो, वापस रिमलेस में आ जाओ, या तो व्हाइट चश्मे में आओ।
तो ये बाजार के हालात के चलते हैं। यस, जैसे हम कुछ चार्ट्स रीड कर लेते हैं, कुछ फंडामेंटल्स रीड करते हैं, वैसे कुछ मुझे लगता है कि अपने लिए देखिए, फॉर जेंट्स या तो वॉचेस या तो जो चश्मे की फ्रेम होती है, तो ये हालात ऐसे क्यों? दागीना होता है हमारे लिए। निफ्टी की चार्ट की रीडिंग क्या कह रही है? ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज जो आया है, सो कॉल्ड कंसोलिडेशन का फेज, इसमें आपकी रीडिंग क्या है? तो देखिए, मुझे लगता है ऐसे कि मार्केट अभी जैसे अचानक से 1000 पॉइंट बढ़ गया है, और बड़े बड़े इवेंट्स जब होते हैं ना, तब क्या होता है कि बड़े इवेंट्स के पहले काफी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हो जाती है, स्पेशली फ्रॉम रिटेलर्स, और मुझे लगता है इस बार भी यही हुआ है। एंड नाउ रिटेलर्स आर प्रेइंग फॉर करेक्शन, दे आर होपिंग फॉर करेक्शन, कि यानी कि जो मार्केट में डायरेक्ट मार्केट में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, कि अभी कैसे हो गया कि मार्केट छूट चुका है, गाड़ी चल चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट एकदम से 26,000 हो जाएगा या 25,000 हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 24,500 भी अगर होता है, तब भी जो लोगों की जो क्यूरियोसिटी होती है वो और बढ़ जाती है, और लोग फिर हायर लेवल्स पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो करंट लेवल्स पे तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। जो भी करेक्शन आता है, आई थिंक 23,650 आज के जो लेवल्स है वो काफी अच्छे लेवल्स है। मैं कहूंगा कि मैक्स 50 पॉइंट इधर उधर, बट 23,500 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। मुझे लगता है ये मार्केट 24,200 के लेवल्स तक बिल्कुल जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस वैसे है, करेक्शन में इसे भी बाय करना चाहिए, और मुझे लगता है कि कॉग्निजेंट के रिजल्ट्स के बाद भी आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा सा दम कम रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करें और 24,200 के टारगेट्स इस मार्केट में रखें। ये बाय ऑन डिप्स। श्रीकांत जी, सॉरी समय कम है हमारे पास, आज के लिए यहीं पर ख़त्म करेंगे इस चर्चा को। थैंक यू सो मच। और आपने बात की बाय ऑन डिप्स की, बैंक निफ्टी में एटलीस्ट प्ले आउट हुआ वो पहली डिप बाय हो गई है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर आशीष, और एटलीस्ट एक बार के लिए हम वापस ग्रीन में। हालांकि निफ्टी अभी भी रेड में है और मिड कैप में प्रेशर है। एक ब्रेक लेंगे, आशीष और मैं अब यहाँ से विदा लेंगे, और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर श्रेया और कंचन जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद।